धनीराम मित्तल 95 बार जेल गया, 1000 से ज्यादा गाड़ियां चोरी की, 40 दिन नकली जज बनकर 2000 से ज्यादा लोगों को बेल दी। अब जवाब दो। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो अपराध की दुनिया, फ्रॉड और सबसे ज्यादा न्यायपालिका तीनों के लिए एक बड़ा अलार्म है। ये कहानी किसी साधारण चोर की नहीं है। ये कहानी उस आदमी की है जिसने नटवरलाल जैसी चालाकी और चार्ल्स शोभराज जैसी ठंडी प्लानिंग के साथ सिस्टम को ऐसा झकझोरा कि लोग आज भी सुनकर कहते हैं, भाई ये कैसे पॉसिबल था, वह तो सुपर नटवरलाल निकला। अमिताभ बच्चन को इस कैरेक्टर पर दोबारा से फिल्म बनानी चाहिए। ये उनके उम्र को भी सूट करता है। कहा जाता है एक वक्त ऐसा भी आया जब यह शख्स करीब 40 दिन तक कोर्ट में जज बनकर बैठा और 2000 से ज्यादा मामलों में लोगों को जमानत जैसी राहतें देता गया। वो माहौल ऐसा बना देता था कि लोग समझने लगे ये जज तो बड़ा दयालु है। लेकिन दोस्तों, सच यही है, चोर कितना भी स्मार्ट हो, चोर चोर ही रहता है और उसका अंत अक्सर जेल के रास्ते ही जाता है। जैसे कहते हैं ना, कब तक खैर मनाएगी बकरी की माँ। अब दोस्तों, कहानी शुरू होती है हरियाणा से। रिपोर्ट्स के मुताबिक धनीराम मित्तल नाम का ये शख्स भिवानी, हरियाणा में पैदा हुआ और एक वक्त तक वह एक आम युवक की तरह ही था। पढ़ाई लिखाई की, आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब नौकरी और स्थिरता नहीं मिली तो उसने शॉर्टकट चुना और वही शॉर्टकट उसे अपराध की दुनिया में खींच ले गया। सबसे पहले उसने फर्जी कागजातों के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना शुरू किया। फर्जीवाड़े के आधार पर धनीराम ने सबसे पहले रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी हासिल की। रेलवे में 6 साल तक नौकरी करने से भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो धनीराम वाहन चोरी की दुनिया में आ गया। वाहन चोरी करने के बाद उसका फर्जी कागज बनाकर बेचने का काम करने लगा। चोरी के कई मामलों में धनीराम को गिरफ्तार होना और जेल जाने का सिलसिला जारी रहा। चोरी के बाद अदालती कार्रवाई से बचने के लिए धनीराम मित्तल ने राजस्थान से LLB की डिग्री हासिल की, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की पढ़ाई की। इतना ही नहीं, कानूनी शिकंजे से बचने के लिए उसने ग्राफोलॉजी की भी पढ़ाई की। ये सब धनीराम मित्तल ने केवल इसलिए किया कि वो वाहन चोरी करने के बाद फर्जी कागजात बनाने के अपने कौशल के दम पर पुलिस और अदालत के चक्करों से बच सके। एक दौर में वाहन चोरी के मामले में धनीराम मित्तल इतना एक्सपर्ट हो गया कि उसने 1000 से ज्यादा वाहनों को चुराकर बेचा। उसने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के आसपास के इलाकों में अपना नेटवर्क भी तैयार कर लिया था। इसी बीच उसके बारे में एक किस्सा भी बताया जाता है। जब एक बार वाहन चोरी के मामले में पुलिस उसे लेकर कोर्ट पहुंची तो जज साहब उसे कोर्ट के बाहर ही पहचान गए। उन्होंने धनीराम से कहा कि तुम कोर्ट से बाहर निकलो। इस पर उसने पुलिस वालों से कहा कि आज जज साहब गुस्से में है। बिना सुनवाई के कह दिया यहाँ से जाओ। इसके बाद उसने पुलिस वालों के साथ चाय पी, पुलिस वालों से कहा कि 2 मिनट में आ रहा हूँ और मौका देख वहाँ से गायब हो गया। जब जज साहब ने कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया तो पुलिस वाले सन्न रह गए। जज ने पुलिस वालों से पूछा धनीराम कहाँ है, तो पुलिस वालों ने कहा कि सर, उसने बताया कि जज साहब ने कहा तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। जज साहब को भी माजरा समझने में देर नहीं लगी। वो समझ गए चोर धनीराम एक बार फिर फरार हो गया। अब आते हैं उस घटना पर जिसने उसे सबसे ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। साल 1980 के आसपास धनीराम ने एक ऐसा काम किया जो चोरी के इतिहास में शायद ही किसी ने किया हो। दरअसल उसने एक दिन अखबार में ये खबर पढ़ी कि झज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ जांच बैठा दी है। बस उसका शातिर दिमाग चल पड़ा। धनीराम ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से एक लेटर झज्जर के एडिशनल सिविल जज के नाम लिखा। ये लेटर उसी जज के नाम से लिखा था जिसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने विभागीय जांच शुरू की थी। लेटर को शातिर चोर ने झज्जर के एडिशनल जज पते पर भेजा। लेटर में उसने लिखा कि जांच पूरा होने के 2 माह तक आप लीव पर रहेंगे। खबर पढ़ते ही आरोपी जज साहब अगले दिन से छुट्टी पर चले गए। धनीराम के फर्जीवाड़े का कारनामा यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। उसने एक और पत्र लिखा। दूसरा लेटर भी उसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से लिखा। दूसरे पत्र में उसने लिखा कि जब तक एडिशनल जज 2 माह की छुट्टी पर हैं, तब तक ये जज काम देखेंगे। आगामी 40 दिनों तक उनकी जगह सुनवाई करेंगे। लेटर तय पते पहुंच भी गया। लेटर के मुताबिक धनीराम खुद एडिशनल जज के रूप में काम करने लगे। कहा जाता है कि 40 दिन के अंदर उन्होंने 2000 से ज्यादा मामलों की सुनवाई की। हत्या, रेप और कुछ अन्य संगीन मामलों को छोड़कर अधिकांश केस में वो आरोपी को जमानत देते गए। इस बीच नए जज के तेजी से फैसले की चर्चा होने लगी। वकीलों को भी ताज्जुब होने लगा कि जज साहब अचानक इतने अच्छे क्यों हो गए, फटाफट बिना रुके बेल दिए जा रहे हैं। आरोपी मुजरिम भी उनसे सहानुभूति रखने लगे। जेल में अपराधियों के बीच चर्चा होने लगी कि जज साहब तो बड़े अच्छे हैं। चूंकि धनीराम को कानून की समझ थी, इसलिए वो विवादों से बचते रहे। फिर धनीराम के एक भाई भी जज थे, इसलिए कानून की व्यावहारिक समझ भी उनकी अच्छी बताई जाती है। यही वजह है कि उन्होंने जो फैसले दिए उनमें कुछ फैसले पूरी तरह से सही भी निकले। फिर 40 दिन के बाद अचानक धनीराम ने कोर्ट जाना छोड़ दिया। जांच पड़ताल हुई, मामला खुल गया और धनीराम पहले की तरह फिर फरार। वह पकड़े जाने के चक्र में आ गया, लेकिन इस घटना ने धनीराम को एक तरह से इंटरनेशनल चर्चित नाम बना दिया। उम्र बढ़ने के साथ धनीराम कमजोर पड़ने लगा, उसका नेटवर्क कमजोर हो गया। एक बात और कही जाती है कि वह वाहन चोरी की घटना को रात में कभी अंजाम नहीं देता था। वह 1964 से वाहन चोरी की घटनाएं अंजाम देता आ रहा था। लेकिन आखिरी बार वह 2016 में उस समय पकड़ा गया जब उसे दिल्ली में एक साथ 3 गाड़ियों को चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।
और दोस्तों, आप एक बात समझिए, धनीराम मित्तल कोई साधारण चोर नहीं था। उसने चोरी से ज्यादा सिस्टम की कमजोरियों को चुराया। कभी फर्जी कागजों से पहचान बनाई, कभी कानून की समझ से बचाव निकाला, और एक वक्त ऐसा भी बताया जाता है जब उसने अदालत के अंदर बैठकर जज की कुर्सी का फायदा उठाया और हजारों मामलों में लोगों को राहत मिलती चली गई। लेकिन आखिर में यही साबित हुआ, क्राइम जितना भी स्मार्ट लगे, उसका एंड पॉइंट अक्सर जेल ही होता है। सवाल ये नहीं कि उसने कितनी गाड़ियां चुराई, सवाल ये है कि इतना बड़ा फ्रॉड सिस्टम के अंदर कैसे चल गया, और अगर उस वक्त किसी ने नोटिस न किया होता तो क्या होता। अब आपकी बारी। आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती किसकी थी? सिस्टम की लापरवाही, कोर्ट की वेरिफिकेशन कमजोरी, या फिर उस दौर की प्रशासनिक ढील? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके पॉइंट्स पर नेक्स्ट एपिसोड में एनालिसिस भी करूंगा। और ऐसे ही रियल क्राइम प्लस लॉ की हाई इंपैक्ट स्टोरीज के लिए वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसे ही हाई इंपैक्ट अपडेट्स के लिए कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।